Good morning, everyone. So once again, here comes Saurav Kumar before you, and I'll be talking about CPTC, that is Computer Programming through C. और काफ़ी कुछ हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में देख रखा है, बहुत कुछ सीख रखा है। अब इसमें आगे जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों के पास जितने भी हमारे पास जो भी कुछ हमने देखा था, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, डायनेमिक केसेस देखे थे हमने। यहाँ पे देखिए हमने स्टैटिक केस दिखाया था, आपको डायनेमिक केसेस दिखाया था। तो स्टैटिक केस में क्या होता था कि स्टैटिक केस में ये था कि हम लोगों के पास जितने भी चीजें हैं वो स्टैटिक हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, जो चीजें हैं वो टोटली फिक्स्ड चीजें हैं। और ये फिक्स्ड रहने के कारण क्या होता है कि आप वैल्यू जो है रन टाइम पे नहीं दे सकते। एग्जाम्पल जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, देखिएगा, दिस वाज द एग्जाम्पल आई गेस। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें मैंने आपको इसी टाइप का एग्जाम्पल था, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप इसको कोशिश करें देखने की तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अगर ठीक से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा कि हमने क्या किया है। मेन एक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिया है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिया है। ये आपका हेडर फाइल्स है, ये दोनों क्या है, ये आपका हेडर फाइल्स है। स्टीरियो डॉट एच किस लिए होता है? स्टीरियो डॉट एच होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स ऐसे हेडर फाइल्स होते हैं जो कि इस सी के कंपाइलर मतलब इसकी जो कंपाइलर मशीन है, इसके मशीन में कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट चीजें इस्तेमाल होती है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज होती है जो कि ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड होती है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखते ही, हेडर फाइल के अंदर लिखते ही वो पूरे के पूरे जितनी भी प्रोग्रामिंग चीजें हैं वो सब की सब जो है यहाँ पर काम करने लग जाती हैं। और वो पहचानने लगता है कि आपने यहाँ पे कौन कौन से इनपुट स्टेटमेंट डाले हैं, कौन कौन से आउटपुट स्टेटमेंट डाले हैं। उसी तरीके से कुछ एडवांस्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट डालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है CLR तो वो कंसोल में आएगा, जबकि हमने यहाँ पे किया है printf, तो ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो काफी आपके हिसाब से, मतलब कि हमारे हिसाब से बना हुआ होता है, और वो जो रिजल्ट देता है वो भी हमारे हिसाब से देता है। लेकिन उसको जो उसमें जो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है वो हमें कंप्यूटर के हिसाब से करनी पड़ती है। मतलब कि मैं जो सोच रहा हूँ वो उस तरीके से कंप्यूटर नहीं सोचेगा, कंप्यूटर जैसे सोचेगा उस तरीके से हमें ये एक प्रोग्रामिंग लिखनी है। तो वही हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने फ्लोट लिखा है, ABC लिखा। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा है। फ्लोट लिखने का रीजन क्या है? फ्लोट जो होता है वो एक डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप है। तो इंट, फ्लोट, कैर ये सब सब डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा टाइप्स होता क्या है, जैसे यहाँ पे A है, B है, C है, D है, E है, F है, तो दीज आर वेरिएबल्स। क्या है ये सब? ये सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है वन विच कैन चेंज इट्स वैल्यू। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है द वन विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, तभी तो वेरिएबल कहा जाएगा। वहीं पर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल क्या हो गया? विच कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और जो आपका ये जो है कांस्टेंट क्या हो गया? विच कैन नॉट चेंज द वैल्यू एट द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसको हम लोग अगर ध्यान में देखें तो ABCDEF यहाँ पे जो दिख रहा है ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन वहीं पर A इज इक्वल टू अगर हमने 5 कर दिया तो वी हैव मेड इट स्टैटिक। कहने का मतलब उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी। उसकी वैल्यू फिक्स हो जाने की वजह से क्या हुआ? उसकी वैल्यू फिक्स हो जाने की वजह से अब ये प्रोग्राम जब भी रन करेगा तो आपका जो रिजल्ट देगा वो यही देगा कि अगर एडिशन है, जैसे C इज इक्वल टू A प्लस B हमने लिखा है, तो A प्लस B मतलब 5 प्लस 2 करेगा, आंसर 7 देगा। देखिए प्रिंट C 7 देगा।
डी ए माइनस बी है, मतलब 5 माइनस 2, तो हमेशा आंसर 3 देगा। ई ए इंटू बी है, मतलब 5 इंटू 2, आंसर 10 देगा। एफ इज इक्वल टू ए बाई बी है, मतलब 5/2, आंसर कितना देना चाहिए? आंसर देगा 2.5, नहीं देगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आएगा? 2.5 आना चाहिए। तो वही पॉइंट में लिखने के लिए हम लोग इस फ्लोट का प्रयोग किए हैं। अगर केवल इंटीजर लेना होता तो इंटीजर जो है वो आसानी से हम लोग 2, 3, 4 अगर ऐसा आंसर आता तब तो वी वुड हैव टेकन फ्लोट, सॉरी इंट। लेकिन फ्लोट कब लिखते हैं? जब हमें डेसिमल में आंसर चाहिए होता है। तो डेसिमल में आंसर आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको फ्लोट लिया है। अब यहाँ पर हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ, रन कराऊंगा, ये देखिए रन हो गया। अब यहाँ पर ये रन हुआ, इसने फ्लोट में आंसर दिया। देखिए सारा का सारा आंसर इसने क्या दिया है? डेसिमल में दिया है। C इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3। 7 क्यों? 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 5 इंटू 2 10, और लास्ट में देखिए 2.5 आंसर आया, और सभी में पॉइंट्स हैं। इसका मतलब, और ये भी देखिएगा कि जो डिजिट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट में आंसर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो 8 डिजिट का है, और वही नहीं, आपने फ्लोट दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लोट आपने जब दिया तो फ्लोट को उसने सभी नंबर्स को क्या ले लिया? सभी नंबर्स को उसने एज अ फ्लोट काउंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इंटीजर लिखता हूं तो क्या डिफरेंस आता है? ये देखिए मैंने इंटीजर लिख दिया। अब इसको प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, देखिए रन कराया मैंने। ये हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है। C इज इक्वल टू परसेंट एफ लिखा हुआ है। एफ जो है फ्लोट के लिए होता है। यहाँ पे मैंने देखा नहीं, सॉरी। नाउ आई विल हैव टू चेंज। सब में यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए। लेकिन आप लोगों को मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ कि क्या होता है डिफरेंस। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, परसेंट डी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे परसेंट डी जब मैंने कर दिया है, अब इसको रन कराइए तो क्या आएगा? ये देखिए पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। जो लास्ट वाला था डिवाइड, 2.5 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंटीजर कर दिया मैंने, और इंटीजर 2.5 में जो पॉइंट है, पॉइंट तो डेसिमल है, 2 आपका इंटीग्रल है, मतलब इंटीजर होता है। जबकि पॉइंट के बाद जो 5 है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसको कि हमने लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन डाला ही नहीं, हमने फ्लोट डाला ही नहीं। तो फ्लोट डेटा टाइप होता है, वो तो आपका डेसिमल पार्ट लेगा ही नहीं। इसीलिए उसने क्या किया कि डेसिमल पार्ट को हटा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वो चेंजेस किया था। अगर मैं लास्ट वाला जो प्रिंटफ है इसमें मैं परसेंट डी न लिख करके परसेंट एफ लिखूं तो होगा क्या? फिर भी नहीं होगा। देखिए कैसे, ऑल्ट आर, देखिए नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने f इज इक्वल टू परसेंट एफ लिख दिया, और परसेंट एफ जो है उसके लिए तो डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे तो आपने इंट डिफाइन कर रखा है। हाँ, अगर इस पर्टिकुलर एफ को मैं एक अलग लाइन में लिख दूं, मैं आपको बारीकियां समझा रहा हूं, देखिएगा। तो मैं अगर अलग लाइन में लिख दूं तब पॉसिबल है कि उसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, इसको मैंने ले लिया फ्लोट, और फ्लोट में ले लिया। अब देखिए, अब जो है मैं इसको रन कर, अब आ जाए। अब यहाँ पर उसने क्या हुआ कि आंसर तो आया,
लेकिन 2.0 में आया। क्यों आया आंसर 2.0? 2.5 क्यों नहीं आया? भाई 2.5 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a डिवाइड बाई b कर रहे हैं ना हम। जब a डिवाइड बाई b कर रहे हैं तो a की वैल्यू तो आपने 5 दी है, b की वैल्यू तो आपने क्या दिया है? 2 दिया है। आना तो चाहिए 2.5। तो f में जो स्टोर होगा, f को हमने फ्लोट तो ले लिया, प्रिंट भी f को करा दिया, फ्लोट भी ले लिया, लेकिन आपका जो आंसर है 2.5 वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 2 और ये जो a है, a को हम लोगों ने फ्लोट लिया ही नहीं। ये तो पहले ही से आपका 5 को जब भी ये डिवाइड करेगा तो a और b दोनों फ्लोट नहीं डिफाइन किया गया है। जब फ्लोट और डिफाइन नहीं किया गया है तो फिर कैसे लेगा? तब तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसीलिए ये चीजें नहीं की जा रही है। आपको जो है ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसलिए हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप लिखें तो कैसे लिखेंगे? फ्लोट ही लिखेंगे। हमेशा क्या करेंगे? फ्लोट ही लिखेंगे। ठीक है? तो अभी देखिए मैं उसको फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। जब चेंज कर दूंगा तो आपको जो है सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे पहले था मैं वैसा ही कर दे रहा हूँ। अब देखिए जो जो चेंजेस मैंने किए थे वो सारे चेंजेस मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्या होगा? सब कुछ चेंज हो जाएगा और फिर आपका आंसर सब कुछ सही देने लगेगा। अब देखिए अब आपका आ गया आंसर सही। कहने का मतलब कि फ्लोट इंट में क्या फर्क होता है वो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। और ये जो फ्लोट और इंट है इसको समझाने की मैंने कोशिश की है। इसमें जो है आप लोग ये समझिएगा कि जो फ्लोट और इंट है इसकी बहुत अलग अलग भूमिका होती है। जहाँ पे इंटीजर की जरूरत है वहीं पे हम लोग फ्लोट लगाएंगे, तो डेटा टाइप जो है इसीलिए जरूरत पड़ता है। अभी देखिएगा कि मैं जो आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि यहाँ पर जो हम लोग ट्राई करते हैं कि प्लीज एंटर एनी 4 नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने डाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू यूटिलाइज मच। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका नंबर है ये जो प्रिंट हम लोग कराएंगे, ये प्रिंट जो है आपका बहुत कुछ रेलिवेंट नहीं होगा। ये प्रिंट आपका जो है बहुत आपका आपके लिए कुछ रेलिवेंसी नहीं देगा, आपको कुछ भी इसका आउटपुट नहीं देगा। अब जैसे देखिएगा कि मैं दूसरा प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। दूसरा प्रोग्राम जो है वो आपका यहाँ देखिए मैं दूसरा प्रोग्राम आपको लेके चलता हूँ।
ये देखिए आपका एक मैंने लिखा है maths.cpp। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि printf कराया है और scanf कराया है। scanf क्या है? scanf इज एन इनपुट स्टेटमेंट। scanf क्या है? scanf एक इनपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कराया है कि वही एबीसीडी को लिखा है, a प्लस बी माइनस सब कुछ वही लिखा है। इसको मैंने डायनेमिक बना दिया, स्टैटिक से डायनेमिक बना दिया मैंने इसको। क्यों बना दिया? ताकि हम लोग जो वेरिएबल पुट करेंगे वो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक नहीं बना करके वेरिएबल कब पुट करेंगे? जब आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा कि सेम चीज वही प्रॉब्लम है, उसको मैंने क्या किया है इस तरीके से लिखा है ताकि आपका वेरिएबल, आपका ये जो क्वेश्चन हो जाए वो डायनेमिकली आपको दिखाए, डायनेमिक इसका आंसर आ जाए, डायनेमिकली जो है ये आपको रन करेगा। ये डायनेमिक रन के लिए क्या होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए ऑल्ट, यहाँ पे ऑल्ट आर कर रहे हैं, रन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर रन किया, अब ए और बी की वैल्यू मांग रहा है ये। वहां पर क्या था? ए और बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया था, क्या? 5 और 2। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो वैल्यू ले रहे हैं वो ए और बी यहाँ पे अब दे रहे हैं, जब रन करा रहा है तब। तो डायनेमिक और स्टैटिक में यही अंतर है। जब भी आपका जो डायनेमिक है और स्टैटिक में यह अंतर होता है कि डायनेमिक वैल्यूज आर द वैल्यूज विच इज गोइंग टू बी पुट एट द टाइम ऑफ द running of the program। कहने का मतलब whenever the this thing the program will run, then only we will be able to give you the answer, means you will be able to input your values at run time। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए मैंने रन टाइम में अगर वैल्यू दिया है, यहाँ पे मैं वही सेम चीज दे रहा हूँ। 5 ए का वैल्यू दिया, एंटर। 3 का ये 2 था, बी का 2 वैल्यू था। देखिए आंसर सेम आ रहा है। तो आंसर सेम आ रहा है कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू उस समय फिक्स थी, अब फिक्स नहीं है। जैसे कि देखिए मैं दोबारा रन करा रहा हूँ, कंट्रोल आर, सॉरी ऑल्ट आर, हाँ। अब ये जो है रन करा रहा हूं मैं, यहाँ पे अब मैं देता हूं वैल्यू 5 और 3, सॉरी एक मिनट, ये दिया 5, उसके बाद ऑल्ट, देखिए ये वैल्यू मैंने 5 और 3 दिया। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 और 5 बाई 3 1.6667 देगा। तो ये वैल्यूज कब आया? मैंने यहाँ पे वैल्यू, अब वो वाला जो था प्रॉब्लम प्रोग्राम, उसमें वैल्यू फिक्स थी। जब भी मैं रन कराता तो सेम वैल्यू मुझे मिलता है। यहाँ पर जब मैं रन करा रहा हूँ तो आई कैन गिव वैल्यू एट रन टाइम। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक थिंग। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा सब चीज कर करके दिखा रहा हूँ ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। अब मैंने ये भी कहा था कि इसमें कमेंट यूज होता है। कमेंट यूज करने का मतलब देखिएगा, यहाँ पर आपका जो प्रिंटफ है, मैंने कहा था कि ये जो प्रिंटफ है इसका बहुत बड़ा यूज नहीं है। इसको चाहें तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट दो तरीके से होता है। देखिए अगर मैं इसको डबल बैकस्लैश कर दिया तो भी ये कमेंट हो गया, और नहीं तो एक बैकस्लैश और एक स्टार, और फिर जहां तक करना है जैसे इसके एंड में चले जाइए और फिर से स्टार, यहीं पे स्टार दे दीजिए और फिर बैकस्लैश। तो ये पर्टिकुलर लाइन आपका कमेंट हो गया, ये काम नहीं करेगा। या फिर कमेंटिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि अपने आप को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कि दिस इज अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, दिस इज अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट। ये किस लिए किया मैंने? ताकि लोग जब पढ़ें तो उनको पता चल जाए कि अच्छा ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है।
मैंने कहा था कि ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट रहे या ना रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा, सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वहां पे लिखता है एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वो बस केवल नहीं लिखेगा। देखिए क्या हो रहा है, रन कर गया। वो प्रिंटिंग में जो स्टेटमेंट था वो लिख के आया क्या? वो लिख के नहीं आया। क्या लिख के नहीं आया? प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो कि मैंने केवल और केवल वो प्रिंटिंग है। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे तो अपने आप ले भी लेगा। जैसे देखिए मैं ए और बी की वैल्यू डाल रहा हूँ, 4 ए की वैल्यू हो गई, 2 बी की वैल्यू। आंसर देखिए, 4 + 2 6, 4 - 2 2, 4 × 2 8, and obviously 4 divided by 2 is equal to 2. तो दिस इज द रीजन, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से ये काम करता है। अब ये कमेंट मैंने जो यहाँ पे किया है ना, इसको मैं हटा दूं तो देखिए फिर आपका वो चीज आने लगेगा। यहाँ देखिए मैं इसको कमेंट को हटा रहा हूँ। कमेंट दो प्रकार से करते हैं, या तो डबल स्लैश या तो 1 स्लैश और 1 स्टार। ये देखिए अब इसको कमेंट को मैंने हटा दिया, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे दे दीजिए 5 2, आ गया वैल्यू। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कहने का मतलब कि आप लोग कई सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, इस बार भी मैंने बताया, स्टैटिक डायनेमिक बताया, किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं। ये सब प्रोग्राम जो है आप लोग अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। सी कंपाइलर्स करके सॉफ्टवेयर आता है, उसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को आप उसमें लिखिए। ये सारे आप, ये जो मैं प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, नोट इट क्लियरली कि प्लीज राइट इट इन योर प्रैक्टिकल कॉपी। ये प्रैक्टिकल कॉपी में जितने भी प्रोग्राम्स मैं करा रहा हूँ, ये आप लोग लिखते चले जाएंगे। उससे होगा क्या कि लास्ट टाइम जब प्रैक्टिकल फाइल जमा करने की नौबत आएगी तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका सारा काम जो है बढ़िया से हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल चीजें सीख भी ले रहे हैं और प्रैक्टिकल कॉपी भी बना रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि एक ही बार आप किसी से मांगिएगा और उसके बाद एक ही दिन में उसको लिखना शुरू कीजिएगा, पूरे 6 महीने आप ध्यान दीजिएगा नहीं, पूरे सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा आपका। तो आप कभी प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने प्रति कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से। प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना होगा, नहीं सीखना चाहते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं। तो दिस इज ऑल द थिंग्स विच आई कैन से। अब नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा नेक्स्ट आगे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इसको देखिए एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट एफ। अब यहाँ पर से मैं एग्जिट कर दूँ, यस, यस। ये देखिए ये आपका आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है मैंने डायनेमिक केस बताया था, स्टैटिक केस बताया था। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप। आपको जो पढ़ना है वो क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल और डेटा टाइप। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये तीनों मैंने अभी बताया है। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है। सी टोकन्स, सबसे पहले सी टोकन्स क्या होता है। सी टोकन्स आर बेसिक एलिमेंट इन सी प्रोग्राम्स। C tokens क्या है? C tokens are the basic element in C program with the help of which any program is written. अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए C tokens हमें चाहिए ही चाहिए और C tokens के जरिए ही हम कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। There are 6 types of C tokens. कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स। ये 6 टाइप के होते हैं सी टोकन्स। तो सी टोकन्स जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यही लिखेंगे। ईच ऑफ दीज टोकन इज फॉर्म्ड विथ 1 or more characters of C। कहने का मतलब कि हमेशा जो भी ये जितने भी आपके जो सी टोकन्स हैं वो सभी फॉर्म किए जाते हैं विथ 1 or more characters। एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स के द्वारा ये फॉर्म किए जाते हैं।
of C. The characters set of C includes alphabets. देखिए, the character set of C includes alphabets, numeral. जो characters हैं वो क्या क्या include करते हैं? Alphabets, numerals, punctuations and स्पेशल सिंबल्स और कैरेक्टर्स। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने प्रयोग किया है अल्फाबेट, तो ए से जेड के बीच में बड़ा वाला, ए से जेड के बीच में छोटा वाला, ये सब है सारे अल्फाबेट को सस्टेन करता है, सारे अल्फाबेट को आपको बताता है, सारे अल्फाबेट को ये सपोर्ट करता है। डिजिट में कौन कौन सा? 0 to 9 ऑब्वियसली, इससे ज्यादा कोई नंबर होता है क्या? सारे नंबर्स इसी से लिखे जाते हैं, 0 to 9। ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो परसेंटेज होता है वो है, इस ऐसे कई सारे होते हैं। फिर पंक्चुएशंस होते हैं। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? पंक्चुएशंस जैसे इन्वर्टेड कोमा हो गए, आपके सेमी कोलोन, कोलोन, नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क, ये सब पंक्चुएशंस हैं। और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं इसके अलावे भी अदर सिंबल्स में। तो वो अदर सिंबल्स क्या क्या हैं? तो वो अदर सिंबल्स हैं हैश, इंक्लूड, जैसे हम लोग करते थे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो हैश जो है वो एक अलग सिंबल है। यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, डिफरेंट आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये सब अदर सिंबल्स हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं? सो ध्यान में देखिए, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? वैसे वर्ड्स जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, और ये डिफिनेशन इस तरीके से है कि इनको फिर आप एज अ वेरिएबल उसको नहीं ले सकते। जैसे मैंने लिया था इंट ABC, वहां पे मैं ले सकता था इंट राम श्याम गीता, ले सकता था, लेकिन सहूलियत के लिए नहीं लिया। ABC में आराम से जो है हम लोग छोटे छोटे अक्षरों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, वहां पे मैं राम श्याम सीता लिख सकता था, लेकिन वहां पर मैं इंट नहीं लिख सकता था। इंट के बाद इंट ABC लिखा ना, तो इंट तो इंटीजर टाइप हो गया। वहीं पर मैं प्रिंटफ नहीं लिख सकता था, स्कैनफ नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि वो एज अ वेरिएबल मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो कीवर्ड्स आर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पढ़िए, कीवर्ड्स आर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव वन और मोर फिक्स्ड मीनिंग। वैसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसका एक से अधिक मीनिंग भी हो सकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, पहले से डिफाइंड है कंपाइलर में। सी के कंपाइलर में ये पहले से डिफाइंड है, इसको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। These they are called as reserved words। ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, इनको पहले से मान्यता दे दी गई है कि भैया ये सब कीवर्ड्स हैं, और ये ऐसे कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। तो these are the names reserved for a very specific and predefined purpose। ये प्री डिफाइंड पर्पस के लिए जो है ऑलरेडी जो है ये सब डिफाइन कर दिए गए हैं और ये सब नामित कर दिए गए हैं। इन चीजों को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, जो किलोग्राम वर्ड है वो हमेशा वेट के लिए ही डिफाइंड है। किलोग्राम वेट के लिए होता है ना, भार के लिए ही होता है। अब किसी का नाम किलोग्राम नहीं रखते हैं हम लोग, किसी दूसरे को, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है एक्चुअली। तो थोड़ा सा जो है ये हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और पूरे जो कीवर्ड्स होते हैं देयर आर 32 कीवर्ड्स, और वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये सब चीजें आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, पूरी थियोरेटिकल चीजें हैं। और ये थियोरी मैं आपको नोट्स एज अ नोट्स भी इसको आपके सामने रख रहा हूँ, दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से सीखें, यही मेरी आशा है आपसे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दे शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल्स की तरह इसको यूज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केसेस लेटर्स। जितने भी कीवर्ड्स अभी तक देखे गए हैं, ऑल सी कीवर्ड्स, सी में जितने भी कीवर्ड्स देखे गए हैं वो कौन से हैं? वो सारे कीवर्ड्स लोअर केसेस में लिखे जाते हैं, और ये आपके कीवर्ड्स हैं।
सी कीवर्ड्स, कैर हो गया, साइंड है, ब्रेक है, फॉर, ऑटो, कांस्ट, ये सब जितना भी है, इफ, कंटिन्यू, टाइप, डीएफ, तो ये 32 हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स। ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफायर्स क्या होता है, वही अब मैं वेरिएबल पे आ गया। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू द एलिमेंट सच एज वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, फंक्शन का नाम, ये सब आइडेंटिफायर होता है। तो केवल वेरिएबल का नहीं होता है, बल्कि और भी डिफरेंट चीजें हैं जो दी गई हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर्स आर सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। बेसिकली क्या है, जो आइडेंटिफायर्स हैं वो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स हैं एंड डिजिट्स। सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर्स आर सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स हैं। तो हमेशा याद रखना है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स एंड अल्फाबेट को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। दे आर रूल्स टू राइट द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स। दे आर रूल्स टू राइट द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स। या देयर आर रूल्स मतलब क्या है कि वहां का वेरिएबल्स लिखने के या आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या हैं? दीज रूल्स आर, पहला, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट अगर नहीं है, अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपर केस या लोअर केस में आपका क्या हो सकता है? आइडेंटिफायर हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि हम लोग क्या है, या फिर हम लोग अंडरस्कोर से भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों ने इस तरीके से किया तो हम लोग ये वेरिएबल माना जा सकता है। अंडरस्कोर 1 to AB वेरिएबल हो सकता है। अंडरस्कोर ABCD वेरिएबल हो सकता है। राम अंडरस्कोर आम वेरिएबल हो सकता है। तो ये सब जो है हमने वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं। अब आगे देखिएगा कि कुछ ऑल सक्सीडिंग कैरेक्टर्स मस्ट बी आइदर लेटर्स और डिजिट्स। जितने भी लेटर्स होते हैं वो लेटर्स और डिजिट्स के रूप में होने चाहिए। मतलब AB 1 2 ऐसे इस तरीके से होने चाहिए। तो आपका जो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पहले से हैं। लेकिन यही पे कैरेक्टर्स, ये जो AB है वो बाद में नहीं हो सकता, 1 से शुरू नहीं कर सकते हम लोग। 1 2 3 CD ये हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल है, पहला जो है आगे में या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट। अगर हम लोग अपर केस लिखें, जैसे राम मैंने ऐसे लिख दिया और राम हमने ऐसे लिख दिया, तो दोनों अलग अलग ट्रीट होगा। या फिर राम हमने ऐसे लिख दिया और एक ए बीच में छोटा डाल दिया, तो ये भी दोनों अलग अलग ट्रीट होगा। तो दोनों राम में डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो आपका वेरिएबल है उसकी नेमिंग कर सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पे एक पॉइंट कि नो स्पेशल कैरेक्टर और पंक्चुएशन सिंबल्स आर अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर और पंक्चुएशन सिंबल्स जो है हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर चलेगा लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। जैसे AB बीच में अगर डॉलर हम लोग लिख देंगे तो ये नहीं चलेगा, ऐसा वेरिएबल हम लोग नहीं ले सकते। नो टू सक्सेसिव अंडरस्कोर्स आर अलाउड। ऐसा भी नहीं है कि अंडरस्कोर 2 ठो अलाउड होगा। यहाँ पे देखिए A__अंडरस्कोर B लिखे हैं तो ये चलेगा, लेकिन लगातार 2 ठो अंडरस्कोर लिख देंगे जैसे यहाँ मैंने लिखा है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे और भी मैंने यहाँ पे लिखा है रिजर्व्ड वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उसको भी हम लोग एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे इंट, फ्लोट, कैप, साइन, ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोगों ने आज देखा कि वेरिएबल का नेमिंग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने आज ये देखा कि आइडेंटिफायर क्या होता है। हम लोगों ने ये देखा कि प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी। यहाँ पे देखिए मैंने कांस्टेंट को भी डिफाइन किया है। कांस्टेंट क्या होता है? द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज। ऑब्वियसली हम लोगों ने ये पढ़ा भी है कि वैसे क्वांटिटी जो चेंज नहीं होते हैं उसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और वैसे क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट होता है एक,
और दूसरा क्या होता है, एक तो इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा आपका जो है रियल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है दो तरह का। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए साइन है, तो -2 अगर लिखेंगे तो वो एक इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन इट इज प्रीफिक्स्ड विद पॉजिटिव, अगर मान लिया केवल 2 लिखेंगे तो वो वहां पे वो अंडरस्टूड है कि उसके साथ प्लस है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। जबकि वहीं पर आपका जो रियल कांस्टेंट है वो क्या होता है, इट इज अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल पॉइंट होता है उसमें एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं। तो पहले ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, सो देख लीजिए। एक देखिए 4 पार्ट होते हैं। इट इज अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ डिजिट प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय द डेसिमल पॉइंट, they may have a prefixed positive or negative sign। यहाँ पे प्रीफिक्स पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है। जैसे यहाँ पे साइन है, फिर इंटीजर हो गया, मतलब साइन, मतलब साइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझिए कि -2 डेसिमल पॉइंट मतलब 0.2.5, 5 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। तो 5 फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट, इंटीजर पार्ट और साइन, 4 चीज होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, -256.52, कहने का मतलब माइनस जो है आपका 256.52, 256 माइनस आपका साइन हो गया, इंटीजर हो गया 256, डेसिमल हो गया पॉइंट और 52 हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने खत्म क्या क्या किया, कांस्टेंट खत्म कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी खत्म कर लिया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये भी खत्म कर लिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी टोकन्स खत्म कर लिया, कुछ एक प्रोग्राम का हम लोगों ने ये देख लिया। तो काफी कुछ हम लोगों ने आज सीखा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड आई एम होपफुल दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।